बस फोन घुमाइए 011-4321-4321 पर और मशहूर कालरा हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से लीजिए सलाह, वो भी बिल्कुल फ्री। देखिए सोमवार से शनिवार हर रोज दोपहर 3:30 बजे डॉक्टर लाइव में। राजनीति के गलियारों में जब मचती है हलचल, सत्ता की चाहत जब जनता को करती है गुमराह, सियासत की उठापटक के बीच जब समझ न आए खबरों की हकीकत, तो देखें जनता टीवी। हम दिखाएंगे आपको निष्पक्ष और सीधी खबर। क्या आप समझते हैं कि आप पढ़ने में बहुत तेज हैं? क्या आप समझते हैं कि आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है? क्या आप समझते हैं इंटेलिजेंट के साथ साथ आप लक्की भी हैं? तो आप हमारे 15 सवालों का जवाब दीजिए और बनिए लखपति। हाँ, तो मैं जल्द आ रहा हूँ आपके टीवी स्क्रीन पर। कौन बनेगा लखपति में भाग लेने के लिए हमारी वेबसाइट www.kblharyana.com पर लॉगिन करें। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सब बेरोजगार इधर से उधर भटक रहे हैं, उनको भरने के लिए सरकार कोई हरियाणा की संस्कृति के हर रंग, जनता से जुड़ी हर खबर देखिए जनता टीवी पर। सियासी गलियारों की उठापटक, पर्दे के पीछे की हकीकत, परत दर परत खुलेंगे राज। जब होंगी कुछ खास शख्सियतें आपके रूबरू मेरे साथ। गरीब जनता तो अतिशय ज्यादा दुखी है। बहुत परेशानी है, गरीब आदमी को रोटी खानी मुश्किल हो रही है। राशन नहीं मिल रहा कई दिन से, हमें भूखा मारे देश पूरे लुटा रहे हैं। मैं किसानों की बात करना चाहता हूँ। किसान की फसल निरंतर घटती जा रही है। हरियाणा के अंदर आज कानून व्यवस्था की नाम की चीज नहीं है। अत्याचार हरियाणा में जितने होने लग रहे हैं, जो अत्याचार आज तक हमने देखे हैं, जगह जगह पर इतने अत्याचार हो रहे हैं। भाई मैं तो कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। इज्जत लूटी जा रही है बेटियां की, मरना ही बेहतर। देश को आजाद हुए 65 साल हो चुके हैं। अब तो यहाँ श्री कृष्ण भी जन्म ले लें तो वो भी इस देश का उद्धार नहीं कर सकते। बोल फ्री, बोलने की आजादी। फिर भारत में घुसे चीनी सैनिक हिंदी में बोले, छोड़ जाओ तुम्हारी नहीं है ये जमीन। नौकर से कुकर्म के आरोपी मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी गिरफ्तार। 2 दिनों से पुलिस से खेल रहे थे आंख में चौली का खेल। जींद में भी होगा एनसीआर में शामिल। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने दी मंजूरी, शामिल होने से बढ़ेगा विकास का रास्ता। हरियाणा के पूर्व मंत्री रमेश कौशिक ने थामा बीजेपी का दामन, कहा कांग्रेस में मिला धोखा। सोनीपत सरकारी अस्पताल में बच्चा बदलने का मामला आया सामने। शादीशुदा जोड़े ने डॉक्टरों पर लगाया आरोप। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में बहस हमारी फैसला आपका में। मैं हूं आपके साथ साकिब सुमन। आज का दौर जरूरतों का दौर है, क्या आम क्या खास। हर कोई अपनी अपनी जरूरतों की बुनियाद के सहारे ही आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन जरूरतों के फहरिस्त में हमें यह तय नहीं करना चाहिए कि किस जरूरत को प्राथमिकता मिले और किसे नहीं। आज की तारीख में हमारी राजनीति का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है और यहाँ की प्राथमिकताएं तय करने का पैमाना है
वोट बैंक और अपनी जिद। जी हाँ, तो आज इसी मसले पर हम करेंगे चर्चा सिर्फ आपके साथ। प्रदेश में सड़कों की हालत खस्ता। बदहाल है सड़कों की हकीकत। इस हकीकत के बीच एयरपोर्ट पर होती है सियासत। तो जमीन से हो रहा है मजाक। आसमान में उड़ने के देखे जा रहे हैं सपने। लेकिन एक बड़ा सवाल सबके पास, सड़कें या एयरपोर्ट। जी, प्रदेश में सड़कों की हालत खस्ता है और जनता को आसमान में उड़ाने के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में गरमाए एयरपोर्ट मुद्दे की, जिसे लेकर अब कांग्रेस के ही मंत्री इस बात को खुद कबूल कर रहे हैं कि प्रदेश में पहले जरूरत सड़कों की है, ना कि एयरपोर्ट की। जिस प्रदेश में लोगों के लिए चलने के लिए सड़कें ना हो, जहां पर सड़क कम और गड्ढे ज्यादा हो, जहां पर बार बार सड़कें बनाए जाने के दावे किए जाते हों, लेकिन वो दावे खस्ता हाल सड़कों पर ही अपना दम तोड़ देते हों, उस प्रदेश में एयरपोर्ट की बात करना कितना सही है, इस बात से आप खुद वाकिफ हैं। हम बात कर रहे हैं हाल ही में गरमाए एयरपोर्ट मुद्दे की। इसे लेकर हरियाणा कांग्रेस की राजनीति एक बार फिर गरमाई। एक बार फिर दिग्गज नेता एक और मुद्दे को लेकर आमने सामने भी हुए और कांग्रेस के अंदर खाने बगावत के स्वर मुखर किए गए। इसके बाद कांग्रेस एक बार फिर दो गुटों में तब्दील हुई नजर आए। इसमें एक गुट ने कुरुक्षेत्र में इसे बनाने की बात कही, तो एक ने इसे करनाल में बनाए जाने का समर्थन किया। लेकिन अब कांग्रेस की ही केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने एयरपोर्ट की जगह सड़कों को बनाए जाने की बात को सामने रखा है। उन्होंने कहा कि सूबे के लिए पहले जमीनी जरूरत सड़कें हैं, ना कि एयरपोर्ट। सड़कें लोगों की रोज की जिंदगी से जुड़ी होती हैं, ना कि एयरपोर्ट। ऐसे में प्रदेश में एयरपोर्ट की बात करना कितना सही है। बहरहाल प्रदेश में सड़कों की हालत खस्ता है। इन्हें बनाए जाने की बात अक्सर प्रदेश में की तो जाती है, लेकिन हालात वही ढाक के तीन पार। ऐसे में एयरपोर्ट के मुद्दे पर सियासत करना कितना सही है, ये एक बड़ा सवाल है। जनता के लिए कुसुम रावत की रिपोर्ट। जी, तो सवाल यहीं से शुरू होता है और इसी के इर्द गिर्द घूमता है कि सड़कें या एयरपोर्ट। ईश्वर सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के सांसद हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है ईश्वर सिंह जी आपका। चलिए, संपर्क टूट गया है उनसे संपर्क साधेंगे, क्योंकि वो भी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में एयरपोर्ट बनवाने की पैरोकारी वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ करनाल में एयरपोर्ट बनाने की बात सामने आ रही, लेकिन जो फहरिस्त है जो सड़कों के हालात बयां करती है, वहां पर हम अगर देखें तो साफ तौर पर यह नजर आता है कि सड़कों के खस्ता हाल हैं। पूरे के पूरे हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हर जगह इसी तरह की कमोबेश तस्वीर उभर कर सामने आती है कि सड़कों के हालत अच्छे नहीं है। विकास की जब बात आती है, सूबे का विकास अगर देखना हो तो सड़कों पर नजर दौड़ानी चाहिए। ऐसा हमारे बड़े बुजुर्गों ने और बड़े राजनीति के जानकारों ने और बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने इस तरह की बातें कही हैं कि जब अगर विकास की तस्वीर चाहिए, अब सड़कों की तरफ देखिए। सड़कें अच्छी हैं, समझिए कि विकास हुआ है, और सड़कें अगर अच्छी नहीं हैं तो आप ये मान लीजिए कि विकास नहीं हुआ है। क्या इस परिभाषा को, विकास की ये जो एक अनूठी परिभाषा गढ़ी गई है, उस परिभाषा को भूल गए हैं हमारे देश के राजनेता, खासतौर पर हरियाणा की अगर हम बात करें तो ऐसे में सवाल इसलिए उठता है क्योंकि कुछ चुनिंदा सड़कों की अगर हम बात करें, दादरी से नारनौल सड़क खराब, दानौदा से नरवाना सड़क खराब है, राजगढ़, हिसार और कैथल के बीच जो 112 किलोमीटर NH 65 NH 65 राष्ट्रीय राजमार्ग 65 जो है वो खराब है। और ईश्वर सिंह जी हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। ईश्वर सिंह जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। थैंक यू। ईश्वर सिंह जी, एक बुनियादी सवाल, सड़कें चाहिए या एयरपोर्ट चाहिए, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? थोड़ा आवाज साफ नहीं है। आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, बुनियादी सवाल उठता है कि प्राथमिकताएं तय करने की जरूरत शायद राजनेताओं को भी आन पड़ी है
आप खुद इस बात को अच्छी तरह से समझते होंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों का सामना सड़कों से होता है, एयरपोर्ट से नहीं। सड़कें अच्छी हों तो लोग खुश होंगे, एयरपोर्ट तो बात की बात है। इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। कि सड़क परिवहन का जो है ना पहला आधार है। सड़क के बारे में तो राज्य सरकार के दायरे में जितने आती है बनानी चाहिए, मैं इस बात की आपकी तायद करता हूँ। कि जैसे आप जगाधरी से आप यदि हम अपना सहारनपुर को जाए तो जगाधरी से सहारनपुर तक जो बॉर्डर है हरियाणा का, वहां तक तो सड़क बंद ही हो गई है। लोग सहारनपुर वाया पोंटा साहब होके जाते हैं। अब आपने कहा कि सड़क पहला चाहिए, सड़क तो चाहिए पहला, इसमें तो कोई दुराय ही नहीं। आपने एयरपोर्ट की जो बात कही, हमने नहीं, ये हमारे जो साथी हैं हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी, छोटे हुड्डा जी ने ये कहा कि 3 जगह एयरपोर्ट बनेंगे जी। एक हिसार, करनाल और सरसा। आज उन्हें सरसा कहा, परसों नारनौल कहा था। तो मैं ये कहता, हमारा ये डिमांड है कुरुक्षेत्र की, ये तो बहुत पुरानी है। करनाल तो वो कहते हैं हवाई पट्टी है, हवाई पट्टी तो रखे, उसको हमने कब कहा उसको उखाड़ो। परंतु कुरुक्षेत्र का हक पहला बनता है। कुरुक्षेत्र का हक इसलिए पहला बनता है कि यहाँ लाखों यात्री, लाखों श्रद्धालु, जो सूर्य ग्रहण का मेला लगता है तो यहाँ कुरुक्षेत्र में आते हैं। हेलो। लेकिन ईश्वर सिंह जी एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि ठीक है एयरपोर्ट की बात, तीन जगह एयरपोर्ट बनेंगे, इसकी बात रखी गई छोटे हुड्डा जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप कुरुक्षेत्र की जगह मांग करने से ज्यादा बेहतर होता है कि लोगों की जो आम समस्या है कि सड़कें ठीक नहीं है, इस मसले को भी रखा जाता। आज कुमारी सैलजा ये कह रही हैं कि एयरपोर्ट तो बात की बात है, पहले सड़कें तो बनवाइए। आज कुमारी सैलजा इस तरह की बातों को रख रही हैं कि सड़कों को पहली प्राथमिकता हमारी सड़कें होनी चाहिए। आपको कहा सड़क पहला आधार है, आप उस बात को जो है ना पहले देखिए, मेरी बात पहले सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि दीपेंद्र हुड्डा ने ये मुद्दा उठाया। अब ये तो बात सवाल उससे पूछो कि जो है ना एयरपोर्ट बनाने की क्या नौबत आई, भी सड़क पहले बनानी चाहिए तो एयरपोर्ट का मुद्दा बाद में। तो हम अपना हक कह रहे हैं कि यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर लाखों यात्री सूर्य ग्रहण के मेले पे आते हैं। यहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर के ये मंदिर बनने जा रहे हैं। यहाँ सिखों के 9 गुरु आए, सिख आस्था के अंदर धर्म रखने वाले, धर्म में आस्था रखने वाले। नहीं ईश्वर सिंह जी, ठीक है, आपकी बात मैं मान रहा हूँ, आपकी सारी बात सही है कि कुरुक्षेत्र एक धर्म नगरी है और जो तमाम आपने एक ख्याति बताई कुरुक्षेत्र को लेकर, सारी बातें सच है और हम मानते भी हैं। एयरपोर्ट होना भी चाहिए, ये भी हम चलिए मान लेते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब 3 एयरपोर्ट की बात उठी, आपने कुरुक्षेत्र का नाम रख दिया कि कुरुक्षेत्र में बनना चाहिए। आपकी तरफ से ये बात सामने आनी चाहिए थी कि आप एयरपोर्ट के बारे में बाद में सोचिएगा। छोटे मुख्यमंत्री साहब, पहले तो ये सोच लीजिए कि जो सड़कें हैं वो सड़कें खस्ता हाल हैं, उसको ठीक करवा दीजिए। कहाँ खस्ता हाल कहाँ है? हरियाणा के अंदर तो ये बताते 6 लेन चल रही है, रोहतक के अंदर बनने जा रहे 6 लेन। खस्ता हाल तो नॉर्थ के अंदर आकर के हैं सारी की सारी। वो यही तो असमानता के ऊपर बात चल रही है कि भाई वहाँ 6 लेन, 4 लेन 6 लेन। और यहाँ जो है ना, मैंने कहा सहारनपुर जाने का रास्ते बंद हो गए हैं, वहाँ पोटा साहब होकर जाते हैं लोग। ये बात तो आप जो है ना उनसे पूछिए कि जो जिनकी जिम्मेवारी बनती थी। हम तो कहा है सड़क बनाओ, लोगों को सहूलियत हो, हमारे प्रदेश का नाम जो है ना अच्छे अक्षरों में लिया जाए कि यहाँ की बहुत अच्छी सड़कें हैं। देखिए सड़कों के बारे में केंद्र सरकार ने पैसा दिया कि बॉर्डर के साथ जोड़ो, चाहे पंजाब है, राजस्थान है, हमारे सारे बॉर्डर साथ लगते हैं। वो कोई भी बॉर्डर के साथ जो है ना, हेलो जी हम सुन रहे हैं आपको, बात रखें आप। बॉर्डर के साथ जोड़ने के लिए स्पेशल ग्रांट दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि पंजाब का हरियाणा का 1 किलोमीटर का टुकड़ा है या आधा किलोमीटर का है, वो इसलिए नहीं रह जाए कि ये बॉर्डर के इनके साथ दूसरा बॉर्डर आ गया। फिर एक बात बताइए ईश्वर सिंह जी, अंबाला से कैथल 4 लेन सड़क की बात यहाँ पर सामने आई थी, 350 करोड़ रुपए अलॉट भी हुए, लेकिन खर्च करने के नाम पर, उन पैसों का इस्तेमाल करने के नाम पर और 4 लेन सड़क बनाने के नाम पर जो अंबाला से कैथल के बीच में बनना है, उसको लेकर के आखिर कवायद शुरू क्यों नहीं हो रही? पेच कहाँ फंसता है? हम भी तो इसी बात को दोहरा रहे हैं, ये नहीं हो रही। मैंने आपको ये कहा 6 लेन बन रही है रोहतक के अंदर। नहीं, मैं अंबाला और कैथल के बीच जो 4 लेन की बात है, वो 350 करोड़ जिसमें लगने हैं, उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि आखिर खर्च क्यों नहीं हो रहा जब केंद्र सरकार ने भी हरी झंडी दे रखी है। तो
ये तो जो है ना उस मंत्री से पूछना चाहिए जिसकी जिम्मेवारी, जिसके कंधों पे ये भार है। चलिए ठीक है, ईश्वर सिंह जी आपने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा साहब जुड़े हुए हैं। बत्रा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। हाँ जी, हाँ जी। बत्रा साहब, सवाल ये उठता है कि जब पैसे केंद्र सरकार की तरफ से अलॉट हो जाते हैं तो भी अगर क्या समस्या है कि सड़कों की स्थिति जो है वो खस्ता हाल है। ईश्वर सिंह जी भी इस चीज का जिक्र करते हुए अभी नजर आ रहे थे। नहीं, कौन सी सड़क की खस्ता होता है? हरियाणा में तो सबसे अच्छी सड़कें हैं। आपको बताता हूं मैं, अंबाला से पिहोवा के बीच की जो सड़क है वो भी लोग अपनी जिंदगी को, पिहोवा के बीच की जो सड़कें हैं वो भी लोग अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर वहां पर सफर करते हैं। अंबाला से कैथल 4 लेन की जो सड़क बनने की बात सामने आई, 350 करोड़ रुपए केंद्र की तरफ से अलॉट भी हुए, काम नहीं शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अंबाला से जगाधरी 57 किलोमीटर, नहीं आपने नाम पूछा ना कि कहां कहां खराब है, मैं पूरा आपको लिस्ट देता हूं। अंबाला से जगाधरी 57 किलोमीटर का यह सफर है, सड़कें अच्छी नहीं है। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन से टांगरी पुल तक का जो सफर है वो बहुत ही घटिया सफर है, सड़कें टूटी हुई है। आगे बढ़ते हैं, राजगढ़ हिसार कैथल 112 किलोमीटर का ये NH65 है, आप खुद गुजर के कभी देख लीजिएगा सड़कों की स्थिति क्या है। दनौदा से नरवाना के बीच की सड़कों की स्थिति की बात कर लीजिए बत्रा साहब, स्थिति बहुत खराब है। दादरी नारनौल की बात कर लीजिए बत्रा साहब, वहां पे भी स्थिति बहुत खराब है। पूरी फहरिस्त है, आधे घंटे से अधिक का वक्त लग जाएगा आपको सुनाते सुनाते, क्या कहेंगे आप? उसको समय लगता है हर एक बात को, ऐसे हर एक बात को समय लगता है सड़क बनने में, ऐसी कोई बात नहीं। जितने प्रोजेक्ट आपने गिनवाए ये सैंक्शन हो चुके हैं, इसकी टेंडर प्रोसेस होती है, जो बीएटी में बनती है, कंसेशन को बीच में लाया जाता है, सभी रोडों को। सारे प्रोजेक्ट एक साथ सैंक्शन होंगे क्या बत्रा साहब? बत्रा साहब, सारे प्रोजेक्ट एक साथ सैंक्शन होंगे क्या? एक साथ उनका टेंडर पास होगा, एक साथ उनको ठेकेदारों को दिया जाएगा क्या? जी बताएं बत्रा साहब। हो रही है उसमें समय तो लगता है, एक चीज बनने में एक दिन में कुछ तैयार नहीं होता है। वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं बत्रा साहब, यही आपसे जानना चाह रहा हूं कि इन सारे के सारे सड़कों के लिए एक साथ टेंडर देंगे क्या? एक साथ ठेकेदार को ऑर्डर दिया जाएगा क्या कि अगर एक एक करके काम को आगे बढ़ाया जाए? दिखना तो चाहिए कि काम हो रहा है। जो भी कंटेंडर होगा, जो भी उसका टेंडर लेगा या कुछ है, उसकी बकायदा टेंडर पहले टेक्निकल बिड होती है, फिर उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखी जाती है, उसके बाद वो काम करने का समय दिया जाता है उसको। देखिए तो एक दिन में टेंडर होके एक दिन में थोड़ा वो सारा काम कंप्लीट। बत्रा साहब ये कहा जाता है कि अगर बहाने अगर ढूंढा जाए तो बहानों की एक डिक्शनरी बन जाएगी। नहीं, कि अगर काम कैसे नहीं करना है, अगर ये तरीका अपनाया जाए। नहीं, आपसे निवेदन करूंगा, ऐसी पोजीशन बिल्कुल नहीं है। जो सड़कें सैंक्शन हो गई हैं उसमें पैसा आ चुका है, सभी प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा 6 महीने साल बाद आफ्टर उसको मिट्टी की प्रिक्योरमेंट करनी होती है। बत्रा साहब ठीक है, आप कह रहे हैं 6 महीने का कम से कम वक्त लगेगा। क्या इलेक्शन के माहौल का इंतजार किया जा रहा था कि चुनाव नजदीक आएंगे तब काम शुरू होगा और लोगों को दिखाया जाएगा, गिनवाया जाएगा कि हाँ देखिए हम सड़कें बनवा रहे हैं? क्या इंतजार किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि इलेक्शन आए तब हम काम करेंगे? मैं 6 महीने की कोई बात नहीं कर रहा। जो टेंडर में स्पेसिफाइड टाइम होता है, कॉन्ट्रैक्टर को टाइम दिया जाता है, इतने समय के अंदर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट सड़क कंप्लीट करेंगे। ठीक है बत्रा साहब, मैं चाहूंगा थोड़ा सा वक्त और निकालें आप। आपने सरकार की बात यहाँ पर कर दी। अशोक अरोड़ा साहब हमारे साथ इनेलो की तरफ से जुड़े हुए हैं। अरोड़ा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अरोड़ा साहब, मसला आखिर है क्या? एक तरफ एयरपोर्ट को लेकर के पूरा का पूरा विवाद उभर कर सामने आ गया, करनाल में बनाओ, कुरुक्षेत्र को बनाओ, अरे बुनियादी जरूरत सड़कों की है, सड़कों की तरफ ध्यान ही नहीं है सरकार का। आज हरियाणा प्रदेश की ऐसी हालत है कि सड़कों में खड्डे नहीं, खड्डों में सड़कें देखनी पड़ती है। और बड़ी दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में भी अपनी बसें हरियाणा में भेजना यमुनानगर से बंद कर दिया, क्योंकि वहां से निकलना ही लोगों का मुश्किल हो रहा है। आज दादरी से नारनौल जाना कहते हैं कि इधर से ना जाओ, दूसरी तरफ से जाओ क्योंकि रास्ता खराब है। आज इस प्रकार हरियाणा की सड़कों की हालत होगी। और गाँव की सड़कों की हालत देखो तो बहुत ही बुरी हालत है। और जहाँ तक ये आप एयरपोर्ट की बात करते हैं, एयरपोर्ट हरियाणा में बड़े अच्छी बात है, हरियाणा प्रदेश के अंदर आए, हम उसका स्वागत करेंगे। परंतु जो मेन जरूरत है आज हरियाणा प्रदेश की सड़कों की, कम से कम उनको तो ठीक करा दें। बिल्कुल एक अहम बात आपने यहाँ पर कही है अशोक अरोड़ा साहब। आपकी बात को बीबी बत्रा साहब के पास लिए चलता हूँ, कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। बत्रा साहब, यहाँ पर अशोक अरोड़ा साहब भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो बसें हैं वो यमुनानगर से आगे नहीं जा रही क्योंकि सड़कें खराब हैं।
और आप अभी फहरिस्त एक मांग रहे थे कि कहाँ कहाँ सड़कें खराब है, जरा बताइए। लीजिए, अशोक साहब ने भी एक बात कर रख दिया यहाँ पर। चलिए, संपर्क टूट गया है अशोक अरोड़ा साहब उनका हमारे साथ। कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के कुछ और लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, क्योंकि जवाब आखिरकार उन्हीं को देना है कि आखिर ये परिस्थिति क्यों उभर कर सामने आई है। लेकिन अशोक अरोड़ा साहब, एक बात बताइए, क्या इंतजार किया जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव की तरफ कांग्रेस पार्टी और पूरा का पूरा हरियाणा आगे बढ़ेगा, तब काम करके दिखाया जाएगा, तब सड़कों के निर्माण में तेजी दिखाई जाएगी, ताकि लोगों के याददाश्त में एक नई चीज डाली जाए कि सरकार काम कर रही है, आपके लिए सड़कें बनवा रही है? क्या इस तरह की रणनीति है? नहीं, कांग्रेस पार्टी का एक कल्चर है कि जब भी कभी चुनाव आता है, लोगों को बहकाने के लिए बातें करते हैं। कभी गरीबी हटाओ के नाम से वोट मांगते हैं, कभी कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। अब ये नया इन्होंने कह दिया हम फूड सिक्योरिटी बिल ला रहे हैं, कभी कहते हैं भिवाड़ी को एनसीआर में जोड़ दिया, कभी जींद को एनसीआर में जोड़ दिया। कांग्रेस आज लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी करने में पूरी तरह से विफल रही है। न सड़कें हैं, न लॉ एंड ऑर्डर है। और आज सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि 65 साल में से जिस कांग्रेस पार्टी ने 55 साल राज किया हो, अगर आज कोई दोषी है कि खाने की सुविधा भी लोगों नहीं मिल रही, तो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। आज चुनाव में इन्हें गरीब क्यों याद आते हैं? बिल्कुल, चुनाव के वक्त ही आखिर यादें क्यों आती है। लेकिन अशोक अरोड़ा साहब, एक बात बताइए कि आप लोग भी सत्ता में रहे हैं, सत्ता का सुख आपने भी देखा है। सड़कों की अगर स्थिति की बात की जाए, उस समय भी बहुत ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं थी सड़कों की भी। नहीं, अगर आप सन 2000 से 2005 तक जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, अगर उस समय आप सड़कों का जायजा लोगे तो सड़कें ऐसी थी कि लालू यादव तो कहता था कि मैं चमचमाती सड़कें बिहार में दूंगा, परंतु वो तो नहीं दे पाया था। परंतु चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा प्रदेश में दी थी। हरियाणा प्रदेश के चारों तरफ से आप जहाँ से गुजरते थे, दिल्ली से अगर गुड़गांव जाए, दिल्ली से भादरगढ़ जाए, दिल्ली से आप सोनीपत की तरफ आए, सड़कों के किनारे सुंदर सुंदर पार्क बनाकर हरियाणा प्रदेश को बहुत बढ़िया प्रदेश बनाया था। एक अहम चीज यहाँ पर अशोक साहब एक ये भी उभरती है कि क्या राजनीति में आज हम प्रायोरिटी तय नहीं कर पा रहे, हम प्राथमिकताएं तय नहीं कर पा रहे कि लोगों की बुनियादी जरूरतें क्या है? क्या ये एक मसला है कि राजनीति की दिशा एक बदल चुकी है, भटक चुकी है? लोगों की बुनियादी जरूरत, मैं तो आज आपसे पहले कहा कि आज हम 66 साल में लोगों को खाने की केवल गारंटी दे रहे हैं। आप इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि आज हम बाकी सारी चीजें छोड़ गए कि इनको हेल्थ की सुविधा चाहिए, इनको शिक्षा की चाहिए, इन्हें रोजगार चाहिए, इन्हें रहने के मकान चाहिए। आज 66 साल में अब गरीब आदमी को अगर हम सिर्फ खाने की गारंटी दे रहे हैं, तो इसका दोषी कौन है? जिन लोगों ने ज्यादातर देश में राज किया, कांग्रेस पार्टी के लोग दोषी। ऐसे में अशोक साहब, एक सवाल ये बनता है कि जिस तरीके से इस वक्त के सड़कों के हालात हैं, इस वक्त पूरी तरह से आम जनता जो है, खुद आपने इस बात का जिक्र किया था कि सड़कों पर गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ रही है कि आखिर कहीं सड़क नजर आ जाए। ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल एक सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी है इस वक्त हरियाणा की अगर हम बात करें, तो आपकी तरफ से भी इस तरह की कोई चीजें नजर नहीं आती जिसको लेकर के सरकार पर दबाव? मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप विपक्ष का काम होता है सरकार को आगाह करना। मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि हमारा विपक्ष जो है सबसे कमजोर विपक्ष है। पिछले दिनों में विधानसभा का सेशन हुआ था, आप उसकी प्रोसीडिंग निकलवा के देखो। मैंने वित्त मंत्री को कहा था कि आज सड़कों पे ऐसी हालत है, आप लग्जरी कार में चलते हैं, इसलिए आपको पता नहीं लगता। आप किसी 3 व्हीलर ट्रैक्टर पे चल के देखो, आपको अस्पताल में दाखिल होना पड़ेगा, ऐसी हालत सड़कों की हुई है। मुख्यमंत्री साहब तो कहते हैं, अशोक अरोड़ा साहब, कि हमारा विपक्ष जो है सबसे एक भटका हुआ विपक्ष है, कभी सही मार्गदर्शन या सही सुझाव दे ही नहीं सकता हमारा विपक्ष। हाँ, ये तो मुख्यमंत्री क्या कहता है, ये तो आप मीडिया के लोग हो, आपके लोग भी वहाँ बैठे हैं, आप विधानसभा का देखिए, हमारे यहाँ से लोकल लोगों का देखिए, हम लगातार लोगों की आवाज उठाते हैं। ऐसे में ठीक है, आपने जो बातें यहाँ पर रखी, मान लेते हैं कि प्रोसीडिंग के दौरान जो विधानसभा की कार्यवाही चली उस दौरान आपने भी इस तरह की बातों को रखा। ऐसे में क्या इनेलो, कांग्रेस और सत्ता के इस जंग में आम लोगों का तो सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है अशोक अरोड़ा साहब? ठीक है, इसके बाद अगर सत्ता परिवर्तन, हम चाहते हैं लोगों को मूलभूत जरूरत मिले। आज सड़क सबसे बड़ी जरूरत है, आज बिजली सबसे बड़ी जरूरत है, पीने का पानी सबसे बड़ी जरूरत है। कोई भी चीज हरियाणा प्रदेश में नहीं मिल रही। बिल्कुल। अशोक अरोड़ा साहब, क्या आपको आप भी एक बहुत ही मंझे हुए राजनीति के एक महारथी हैं, आपसे ये जानना चाहूँ, क्या एक राजनीति के विश्लेषक के तौर पर थोड़ा इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या आपको भी इस वक्त ये लगता है कि कांग्रेस जो है वो अपने अंदर खाने ही परेशान है? आज कभी एयरपोर्ट का मसला उठता है, तो कभी
कुमारी सैलजा ये कह देती हैं कि सड़कों का निर्माण पहले करवाना चाहिए। कांग्रेस अपने अंदर ही एक कंफ्यूजन की स्थिति में है। कांग्रेस आज पूरी तरह से घबराई हुई है। यही कारण है कि कभी एनसीआर में किसी को शामिल करके वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं, कभी आपका फूड सिक्योरिटी बिल ला रहे हैं, कभी वीरेंद्र सिंह कहता है कि मुझे 500 सिक्के जीत की दे दो, मैं 74 लाके दूंगा, कभी राव इंद्रजीत जी कहते हैं दक्षिण हरियाणा की अपेक्षा हुई, कभी शैलजा जी कहते हैं दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। तो अपने आप में ये बहुत परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर सत्ता परिवर्तन होता है, अगर शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, अगर सत्ता में परिवर्तन देखने को मिला और अगर आपको मौका मिलता है, आपकी पार्टी को मौका मिलता है सत्ता में आने का, क्या इंडियन नेशनल लोकदल तस्वीर बदल देगी? आपका जो भी जवाब आएगा अशोक अरोड़ा साहब, उस जवाब को हम रिकॉर्ड करके जरूर अपनी लाइब्रेरी में स्टोर करके रखेंगे, ताकि जब आपकी सरकार अगर बनती है और स्थिति नहीं बदली तो आपको आपकी बात सुनाएंगे हम। बताइए। अगर सब निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन आएगा और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होगी, और हम आपसे वादा करते हैं, आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए कि लोगों की जो मूलभूत जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत है मध्य प्रदेश में टूटी सड़कों को ठीक करना, बिजली व्यवस्था को ठीक करना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, लोगों को रोजगार देना। आप इन चीजों को नोट कर लो। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ठीक करना हमारी पहली प्राथमिकता हो। चलिए, आपकी इन तमाम बातों को आज 9 जुलाई 2013 की तारीख के साथ हम नोट कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। इसके साथ ईश्वर सिंह जी भी जुड़े और बीबी बत्रा साहब भी जुड़े। आप तमाम तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजनेता है, राजनीति करना छोड़ेंगे नहीं, बातों से खेलना इन्हें आता है, नब्ज टटोलना इन्हें आता है, चाहे कांग्रेस हो या फिर इंडियन नेशनल लोकदल हो। लेकिन असली चाबुक आपके हाथ में है, असली छड़ी आपके हाथ में है। आप परखिए, आप जांचिए, आप तब वोट कीजिएगा। आज बहस हमने किया, फैसला आप खुद कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नागरिक की एक पहचान, जन्म से लेकर मृत्यु तक, स्कूल से लेकर अस्पताल तक, सबका एक यूनिक नंबर। एक ही नंबर से हर जगह एंट्री, तो यूआईडी को बनाओ हथियार। भ्रष्टाचार, अपराध, अन्याय, गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ उठाएं आवाज। नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम बोल जनता बोल। मैं हूं साकिब सुमन। मैं हूं पूजा यादव। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। बेहद ही गंभीर सवाल के साथ सीधे सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। आपकी जिंदगी से जुड़े हर मसले पर बोलने का देते हैं आपको मौका। स्वागत है आपका। मन से एक और ऐसा सवाल। आज हम आपसे यही जानने की कोशिश करें, एक बड़ा तजुर्बा रखते हो पार्टी का, ऐसे में आम जनता क्या सोच रही है? बनते हैं आपकी आवाज, आपकी ताकत। बनिए बोल जनता बोल का हिस्सा। देखिए रोज सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 8 बजे, सिर्फ जनता टीवी पर। नमस्कार, खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार धर्मपाल धनखड़ जी। हर बार स्टड्स बनाए जाते हैं किनारे मजबूत करने के नाम पे। साकिब ने तो सीबीआई को आज़ादी मिली है और न सीबीआई दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मकसद वही होता है कि किसी तरह से मुद्दा गरमाया जाए।
वादों की बुनियाद पर खड़ी सियासत।